बहुत सारी महिलाएं इसलिए केसेस नहीं फाइल करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है वकील के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है लीगल गाइडेंस के लिए। बट अगर उन्हें पता हो कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं और उन्हें अगर केस परसू करना है, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट से खर्चा भी मिल सकता है हस्बैंड से। थिंक इट्स अ वंडरफुल लॉ। मैं जो केसेस देखती हूँ उसमें काफ़ी जो महिलाएं हैं वो आर्थिक स्थिति से उतनी स्ट्रांग नहीं होती, कहीं घर में काम कर रही है, साफ सफाई, तो उनको काफ़ी ऐसी हिंसा होती है कि घर में बंद करके जाते हैं तो सारी लाइट बंद करके जाते हैं कि हमारे एब्सेंस में एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा। और दिल्ली की बात है ये, तो ये हिंसा भी होती है और काफ़ी कॉमन है। आर्थिक हिंसा, पैसे नहीं देना बच्चों के खर्चे के लिए, सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देना या किसी और को दे देना। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूँ श्रुति दीक्षित और मैं शक्ति रूपेण संस्था की एक और सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस सीरीज में हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जो अपने जज्बे से समाज को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ मिशिका सिंह से, जो नीव फाउंडेशन की संस्थापक हैं। ये प्रो बोनो केसेस लड़ती हैं और एक बेहद उम्दा लॉयर हैं। हेलो मिशिका। हाय श्रुति, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत अच्छी। हाँ जी। मिशिका, आप सबसे पहले तो मुझे अपने फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। क्या है ये, क्या करता है, और आप जब हम प्रो बोनो केसेस की बात करते हैं तो ये असल में होता क्या है, क्योंकि लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। जी, तो नीव फाउंडेशन फॉर लीगल एड मेरी संस्था का नाम है। नीव यानी कि फाउंडेशन यानी कि बुनियाद, और ये संस्था अब 3 साल की हो गई है। और इस संस्था में हम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि क्वालिटी लीगल एड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। एक तो कानूनी जानकारी की बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है उनके क्या राइट्स हैं और कब उनके राइट्स वायलेट होते हैं। तो हम काफ़ी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हम महिलाओं को बता सकें उनके अधिकारों के बारे में। ज़्यादातर हम महिलाओं के साथ काम करते हैं और उसके बाद हम प्रो बोनो केसेस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम निःशुल्क रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और आइडिया यही है कि पैसों की वजह से और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से किसी का लीगल राइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उनका जो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो डिज़र्व करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं और आप महिलाओं के लिए काम करती हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे 5 अधिकार क्या हैं जो महिलाओं को पता होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अपने राइट्स क्या हैं। जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो सबसे बड़ा अधिकार महिलाओं के पास है, जो मैं काफ़ी शॉक में चली गई थी जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं पता है, वो है मुफ्त कानूनी सहायता का। भारत में हर महिला को, चाहे वो पैसे कमा रही हो, नहीं कमा रही हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हो या खुद की उनकी कंपनी हो या सीईओ, कोई भी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या इकोनॉमिक स्टैंडिंग हो या सोशल स्टैंडिंग हो, हर महिला को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। तो ये एक बहुत बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट राइट है जो बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है। तो पहला वो है। दूसरा, हम मैटर्निटी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है, पर उसके साथ हम भूल जाते हैं कि मिस कैरेज में भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं महिलाओं को। हम हमेशा देखते हैं मैटर्निटी लीव मतलब प्रेगनेंसी के टाइम की लीव और बच्चा पैदा होने के बाद की लीव, बट हमारा कानून मिस कैरेज के टाइम पे भी लीव्स देता है। अब वो एम्प्लॉयर्स बताते नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता है, तो उसी में कहीं चली जाती हैं ये कानूनी चीज़ें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है। महिलाओं को उनके वर्क प्लेस में थोड़ा सशक्त करने के लिए और यौनिक हिंसा से बचाने के लिए पॉश एक्ट है और वो बहुत ज़रूरी था। वो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन नहीं है, वो एक लेबर लॉ लेजिस्लेशन है जो एम्पावर करता है विमेन को, महिलाओं को, कि वो बाहर जाके काम कर सके, इस श्योरिटी के साथ कि कम से कम यौन हिंसा से बचने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ प्रावधान है, कुछ कानून है जो उनकी हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है पॉश एक्ट एक काफ़ी अच्छा लॉ है जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट पे, जब ज़्यादातर महिलाएं जा रही हैं वर्कफोर्स में, निकल रही हैं बाहर। उसके अलावा कानून तो बहुत है, पर लास्ट अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट कानून देखना होगा वो है, काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस जो मैं देखती हूँ उसमें, कि जो वाइफ के राइट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक एक्स वाइफ तक भी स्पिल होते हैं। तो जैसे मेंटेनेंस का राइट है या वो एक्स वाइफ को भी मिलता है। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना क्योंकि
बहुत सारी महिलाएं इसलिए केसेस नहीं फाइल करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है वकील के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है लीगल गाइडेंस के लिए। बट अगर उन्हें पता हो कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं और उन्हें अगर केस परसू करना है, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट से खर्चा भी मिल सकता है हस्बैंड से। थिंक इट्स अ वंडरफुल लॉ विच मोर वुमेन शुड नो अबाउट। तो ये कुछ मेरे ख्याल से 4-5 लॉज हैं जी जो मुझे काफ़ी लगता है कि ज़रूरी है लोगों को जी, नॉलेज। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बोला कि कई महिलाओं को ये नहीं पता होता कि उनके पास क्या अधिकार हैं और उन्हें करना क्या है, ये सब मुफ्त में मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर आपके साथ वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है, यौन हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो पहला स्टेप जो है वो क्या लेना चाहिए सबसे पहले? पहला स्टेप है अपने आप को सेफ करना। अगर हमें लगता है कि सेफ्टी इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग, तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को सिचुएशन से निकालना, जो बहुत सी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। शादी करके ससुराल किसी और शहर में है तो निकल के जाएं भी कहाँ। तो वो एक जैसे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स हैं अब दिल्ली में, वैसे काफ़ी अब सेंटर्स हैं जो हेल्प करते हैं ऐसी महिलाओं को जो अगर वायलेंस की सिचुएशन में है तो दे कैन एस्केप। तो वो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को एक सेफ पोजीशन में रखें, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं कि पुलिस कंप्लेन करनी है, अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो है, जो भी लीगल प्रोसेस है डिपेंडिंग ऑन आपको कैसे अप्रोच करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ इन वट एवर यू डूइंग। काफ़ी बार लोग अपने आप को सिचुएशन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो प्रोग्रेसिवली ख़राब होती जाती है, तो वो थोड़ा ज़रूरी है कि आप इवेंचुअली अपने लिए होंगे जिम्मेदार, तो आपको ज़रूरी है अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब शादी करके एक महिला जाती है तो उसके पास क्या नए अधिकार जुड़ जाते हैं और क्या अधिकार हैं जो उससे हमेशा ध्यान रखने चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ ससुराल में गलत होता है, उनको घर से निकाल दिया किसी को। तो शादी के बाद महिला के ज़रूरी अधिकार क्या हैं जो उन्हें उसे पता होने चाहिए? सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा अधिकार तो है घरेलू हिंसा के खिलाफ, और सबसे ज़रूरी है क्योंकि हिंसा तो हम किसी को जीवन में नहीं चाहिए, पर सबसे बड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ उसमें शारीरिक हिंसा नहीं है। जो हमारा घरेलू हिंसा का कानून है उसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो एक काफ़ी प्रोटेक्टिव लॉ है शादीशुदा महिलाओं के लिए, पर उसमें भी लोगों को नॉलेज कम है क्योंकि हम जब हिंसा के बारे में सोचते हैं तो हम शारीरिक हिंसा के बारे में ही सोचते हैं। जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की, यूजुअली जब मैं अवेयरनेस सेशंस करती हूँ तो मैं स्टार्ट उसी से करती हूँ कि आपके हिसाब से घरेलू हिंसा क्या है, और ज़्यादातर उसमें ये होता है धक्का मारना, चाटा मारना, गाली गलौज करना और थप्पड़ मारना और मार पिटाई करना। तो एक अंडरस्टैंडिंग कि हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ बन जाता है महिलाओं को बचाने के लिए, या उन्हें एटलीस्ट ऑप्शंस पता होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। एंड दिस लॉ इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिक कि आपके पार्टनर के लिए हो, हस्बैंड के लिए, इसमें लिव इन रिलेशंस भी कवर्ड है। अब लॉ जैसे फॉर्मुलेट हो रहा है, जजमेंट्स आ रही हैं, थोड़ी एक्सेप्टेंस है कि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप है और अगर आप कोहैबिट, इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहता है कि अगर आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं द एक्ट विल अप्लाई, एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू फैमिली मेम्बर्स ऑफ द स्पाउस। तो जो आपने कहा जैसे ससुराल में अगर दिक्कतें हैं, निकाल देते हैं, जो भी बदतमीजी, मार पिटाई, जो भी चीज़ें हैं, तो इस लॉ में वो सब कवर्ड है। आई थिंक ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। सो आपने कहा कि घरेलू हिंसा के लॉ में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। सो अगर मैं पूछूं कि हमारा लॉ घरेलू हिंसा को कैसे डिफाइन करता है, क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं उसमें, तो वो क्या होंगी? देखिए, हमारा लॉ काफ़ी एक्सटेंसिव है, 4 हिस्सों में डिवाइड करता है वो हिंसा को। एक हो गया शारीरिक हिंसा, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंसा होनी चाहिए, अगर किसी को खतरा भी है हिंसा का अपने लिए या अपने किसी डियर वन के लिए, कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई को मार देंगे या कुछ इस टाइप का, तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं है, पर किसी और को लेकर जो आपसे क्लोज है अगर खतरा भी है तो वो शारीरिक हिंसा में आता है। मानसिक उत्पीड़न और मानसिक और इमोशनल अब्यूज़ में बाकी चीज़ें आती है जो हम अपने समाज में ताना मारना कहते हैं, या वही वो जो कहते हैं ना कि सास बहू पे जो चीज़ें होती हैं, तो वो कभी कभार ताने इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इंटरफेयर करते हैं, तो तब वो वायलेंस बन जाता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, बहू आ गई है तो मुंह खोलते ही आपको दिक्कत हो सकती है, जेल पहुंच जाएंगे। पर अगर वो किसी को मेंटली इतना इम्पैक्ट कर रहा है कि उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो मानसिक हिंसा कहलाती है। फिर आर्थिक हिंसा है। अगर घर में कोई भी चीज़ है जो दंपत्ति के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए है या फैमिली के लिए है, वो अगर वाइफ को नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है, जैसे मैं जो केसेस देखती हूँ उसमें काफ़ी जो महिलाएं हैं वो आर्थिक स्थिति से उतनी स्ट्रांग नहीं होती, कहीं घर में काम कर रही है, साफ सफाई, तो उनको काफ़ी ऐसी हिंसा होती है कि घर में बंद करके जाते हैं तो सारी लाइट बंद करके जाते हैं कि हमारे एब्सेंस में एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा। और दिल्ली की बात है ये, तो ये हिंसा भी होती है और काफ़ी कॉमन है। आर्थिक हिंसा, पैसे नहीं देना बच्चों के खर्चे के लिए, सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देना या किसी और को दे देना। और लास्ट है यौनिक हिंसा। यौनिक हिंसा एक कहते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सा है मैरिटल रेप के लिए, क्योंकि हमारा समाज नहीं मानता है कि रेप हो सकता है एक मैरिड रिलेशनशिप में। तो इसको एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ की तरह समझ सकते हैं। यौनिक हिंसा इस कानून में ये कहता है कि अगर आपके साथ कुछ यौनिक संबंध ऐसे हो रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, आपकी डिग्निटी के खिलाफ है या आपको अपमानित कर रहे हैं, तो वो यौनिक हिंसा मानी जाएगी। तो इन चारों हिंसा के बीच में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अच्छा, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की ऑफिस सेक्सुअल हेरेसमेंट की। तो अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महिला को लग रहा है कि वो सेफ नहीं फील कर रही है ऑफिस में, तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, पॉश एक्ट हमारा आया था 2013 में, पर पॉश की बातें काफ़ी टाइम से हो रही हैं, क्योंकि गाइडलाइंस थी हमारी विशाखा जजमेंट की, जो गाइडलाइंस थी वो सुप्रीम कोर्ट की हम फॉलो कर ही रहे थे। पर पॉश एक्ट 2013 में जो है वो कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो NGO, कंपनी हो और प्रोप्राइटरशिप हो, LLP हो, किसी भी तरह की संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं तो एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए कि अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो जो भी अग्रीव्ड है वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप माना जाता है। लेकिन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डोंट हैव एन इंटरनल कमेटी। वो यूजुअली फॉर्म तभी होती है जब कोई इंसिडेंट होता है, और फिर वो हड़बड़ी में फॉर्म होती है, हड़बड़ी में प्रोसीडिंग्स होती है, हड़बड़ी में सब होता है। तो वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी हम लोग एक RTI बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीव फाउंडेशन में। उसमें दिल्ली के करीबन जो 1000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं, उसमें हम RTIs फाइल कर रहे हैं कि क्या वो पॉश का लॉ फॉलो कर रहे हैं। और शर्मनाक बात है, पर नहीं कर रहे। और हम बोलते हैं कि दिल्ली में हाईएस्ट क्राइम रेट है। बोलते क्या है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास NCRB का डेटा है saying कि दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ फॉर women, एंड स्टिल वी आर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट लॉज एट आवर लेवल। तो हम जब भी कानून के बारे में डिस्कशन सुनते हैं या न्यूज़ डिबेट्स भी सुनते हैं, मोस्टली अबाउट चीज़ें हो गई, अब क्या करें, किस सरकार की गलती थी, किसको पुलिस को देखना चाहिए था, पुलिस ने इतनी लेट FIR की, फिर हॉस्पिटल ने ही कर दिया। मतलब हम देखते हैं कि आगे अब क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ हम थोड़ा पीछे हट के देखना चाहते हैं कि अगर आप कानून को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो होंगी प्रॉब्लम्स। अगर किसी स्कूल में कोई हरासमेंट हो रहा है और टीचर को पता ही नहीं है इंटरनल कमेटी के बारे में, तो वो शायद ना कंप्लेन करें। आपने उनसे वो जरिया ही छीन लिया कि वो अपनी आवाज़ उठा के एक स्टेप ले सके, क्योंकि आपने उन्हें वो एक्सेस ही नहीं दिया है। तो फर्स्ट स्टेप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द इंटरनल कमेटी। अगर इंटरनल कमेटी नहीं है, जैसे जो घर पे काम करने आते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, वो भी कवर्ड है इसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कवर्ड है इसमें, तो वो जा सकते हैं लोकल कमेटी के पास। वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होनी चाहिए। उसमें भी हमने एक रिसर्च की थी, यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड 50-55 थे 2-3 साल पहले। तो जो ढंग से कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं है अभी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो कानून में दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर कानून के इम्प्लीमेंटेशन में है दिक्कत। जी, हम कानून की बात करते हैं तो थोड़े से महिलाओं के अधिकारों की बात कर लेते हैं। शादी की बात हो रही थी, शादीशुदा बेटी के पास मायके में कैसे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, क्योंकि इसे लेके बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि नहीं दिया या भाई ने नहीं लिया, मामा के घर से नहीं मिला, बच्चों को लगता है, वॉटेवर। ये मैं जब केस स्टडीज पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। एक अगर मैं राइट की बात करूँ, शादी के बाद शादीशुदा बेटी के अधिकार मायके में क्या होते हैं? देखिए, 2005 में अमेंडमेंट आ गया था जो कहता है कि बेटियों का भी प्रॉपर्टी पे वही अधिकार है। तो अब डिफरेंस कानून में नहीं है, हमारी सोच में रह गया है। एंड
मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि जो डॉटर्स होती हैं वो अपना राइट रिलिंक्विश कर देती हैं और जो सन्स होते हैं वो अपने में डिवाइड कर लेते हैं। प्रैक्टिकली अभी भी यही हो रहा है। प्रैक्टिकली बुरा माना जाता है अगर कोई महिला अपने मायके से कुछ भी मांगे तो, पर हक पूरा है, हक उतना ही है। आप एक मेरी फ्रेंड है, वो कैंपेन रन कर रही है जिसका नाम है शी इज़ मैरिड नॉट डेड, कि भैया बेटी की शादी हुई है, मर थोड़ी गई है, घर तो उसका अभी भी यही रहेगा। एंड इट्स अ वेरी गुड कैंपेन विच मेक्स पीपल रियलाइज दैट जस्ट बिकॉज समवन इज़ मैरिड, अगर लड़की का शादी के बाद राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं बदले हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर आप महिला से वो नहीं छीन सकते, वो आपके राइट्स रहेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो नॉर्मली क्या होता है जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार के खिलाफ केस करना या ऐसे करने में घबराहट होती है या डर जाते हैं, हम नहीं करने की कोशिश करते हैं। पर अगर परिवार से ही दिक्कत हो रही है तो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन किसी महिला के लिए क्या होना चाहिए? अगर वो घरेलू हिंसा नहीं है, उसके अलावा कोई दिक्कत हो रही है परिवार से, सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर आपको लगता है कि केस करना चाहिए? वैसे घरेलू हिंसा उसमें भी होगी, एनी वुमन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो कर सकती है। पर फैमिली सेटअप्स पे मैंने ये रियलाइज़ किया है श्रुति दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स लीगल एक्शन लेने से पहले देयर इज़ अ नीड ऑफ एन इंटरवेंशन ऑफ अ मीडिएटर, अ पर्सन जो कॉन्वर्जेशन, बस कम्युनिकेशन इनेबल कर दे। तो वो मैं यूजुअली एडवाइस करती हूँ। इनफैक्ट क्योंकि हमारी संस्था प्रो बोनो है, हमारे पास ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती कि सारे केस फाइल कर दो और डेट पे डेट लगाते रहो और लंबी चीज़ें करते रहो। हम चाहते हैं कि जल्दी रेजोल्यूशन हो, तो हम अपने सेंटर पे भी मीडिएशंस करते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ ही हो। अभी लास्ट हमने एक मीडिएशन सॉर्ट ऑफ मीडिएशन था, उसमें एक मेजर डॉटर 25 साल की अपना घर छोड़ के भाग के आ गई थी, एंड गुड फैमिली एवरीथिंग, बट वेरी कंट्रोलिंग फैमिली। तो उसमें भी हमने कम्युनिकेशन ही इनेबल करवाई। इवेंचुअली द ऑप्शन इज़ कि हाँ, आप कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं, आप पुलिस से रिलीफ ले सकते हैं, पर कंसिडरिंग, और ये मैंने उन्हें भी बोला था जब वो कंप्लेन फाइल करने जा रही थी कि क्या पुलिस मेरी कंप्लेन सुनेगी? ऐसे देखो, तुम एक 25-26 साल की लड़की हो और तुमने पढ़ाई अपनी काफ़ी की हुई है और पुलिस तुमसे पूछेगी क्या दिक्कत है, तुम्हें बोलोगे कि मेरे मम्मी पापा शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो पुलिस भी इसी समाज की है, वही बोलेगी कि हाँ, तो वो शादीशुदा उम्र है तो कर लो। तो आई डोंट नो कि उन्हें समझ आएगा नहीं कि एक छोटी सी चीज़ हैज़ बिकम सच ए बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिकॉज ये इवेंचुअली सब एक ही समाज के ना, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले कहीं बाहर से आ रहे हैं या जजेस कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था समझाना कि आप लीगली भले ही राइट हो, पर क्या आप वो 10 साल की बैटल करना चाहेंगे बस लीगली अपने आप को वो करने के लिए कि हाँ मैं सही हूँ? इफ देयर इज एन ईजी वे आउट, यू शुड चूज दैट। जी बिल्कुल, मतलब कई सारे पारिवारिक झगड़े सुधर, पारिवारिक झगड़े बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एक थोड़े टाइम के बाद ना वो एक आक्रोश सा हो जाता है कि अब तो ऐसी की तैसी हम बदला लेकर रहे हैं। बहुत से केसेस में मुझे महिलाएं बोलती हैं आप किसी तरह जेल करा दो उसे, और मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि उससे जेल करा कर क्या होगा, अपने पैसे लो, अपना जीवन आगे लो और आगे बढ़ो। बट वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैं इसको जेल भेज के, वो थोड़े टाइम में चली जाती है जब आपके खुद भी चक्कर लगते हैं कोर्ट में। लीगल प्रोसेस आसान नहीं है, कोर्ट जाना आसान नहीं। तो अगर लाइफ में हम ये सोच के जाते हैं कोर्ट कि हम किसी और को सबक सिखाएंगे, आपको भी सबक मिलेगा, ये रियलिटी है हमारे कोर्स की। जी बिल्कुल रियलिटी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं घर की, और वो हमने अक्सर देखा है कि लड़कियों को या बैचलर्स को घर नहीं मिलते कॉमनली। अगर हम देखें सोसाइटीज़ में सिंगल लोगों को घर नहीं मिलते, और अगर घर मिलते हैं तो एक केस स्टडी में पढ़ रही थी जहाँ पे कुछ लड़कियों के घर पे रात में भी लैंडलॉर्ड आ जाते थे। वो लड़कियाँ अकेली रहती थी, रात में लैंडलॉर्ड आ जाते थे। तो अगर कोई टेनेंट है, लड़की है, लड़का है, कोई भी है, कोई टेनेंट है, तो उसके पास क्या लीगल राइट्स होते हैं? देखिए, टेनेंसी और पीजी में यही डिफरेंस आ जाता है कि पीजी में कोई है आपको देखने वाले, खाना ये अंदर बाहर कब करना है, पर आपका फ्लैट अगर रेंट पे है देन यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, बट यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डू व्हाट यू चूज टू। अभी तो आप ये जो बोल रहे हैं कि बैचलर्स नहीं रहेंगे या अनमैरिड कपल नहीं रहेंगे, वो तो चलिए लोगों का मोरालिटी व्यू होता है कि हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। मेरे एक लैंडलॉर्ड थे जिनकी यही प्रॉब्लम थी कि कोई एक अनमैरिड कपल रह रहे थे उनके एक फ्लोर पे, और उनकी डॉटर थी, तो बोल रहे थे कि मैं अपने घर पे अगर अनमैरिड कपल को रखूँगा, कल को मेरी बेटी भी बोलेगी मुझे लिव इन में जाना है, मैं कैसे मना कर दूँ? तो प्रॉब्लम्स काफ़ी तरीके की हैं।
कई को नॉनवेज बनाने से भी मैंने सुना है कि लैंडलॉर्ड शहर में भी नहीं रहते, पर वो बोलते हैं हमारे घर में नहीं बनेगा। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इसमें से कोई लीगल नहीं है। अभी मैं शिफ्ट हुई थी नोएडा, तो बीच में रूल बना था कि रात के 10 बजे के बाद आपके घर पे कोई नहीं आएगा और कोई रुकेगा नहीं, और रुकेंगे तो 15,000 जुर्माना लगेगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, वो मिलने ही आए थे 10 सवा 10 के अराउंड, तो उन्हें गार्ड घुसने नहीं दे रहे थे कि हम घुसने नहीं दे सकते। और इसलिए तो ऐसे देखो, वो आएंगे तो, और वो रुकेंगे भी, और वो जाएंगे जब उनका मन करेगा। आपको जितना फाइन लगाना है लगा लो, बट दे ऑल्सो नो दैट दे कांट इन्फोर्स इट। तो ये जो सारी चीज़ें, ये मोस्टली तब काम आती हैं जब लोग झूठ बोल के कुछ कर रहे हो। अगर कोई फ्रेंड साथ में रह रहे हैं बिना घर पे बताए, तो उन्हें डर लगेगा ही कि लैंडलॉर्ड कुछ बोल रहे, तो लीगली कुछ नहीं है इसमें। ये बस मॉरलिटी और अपनी उसके लिए है कि हम कितना सही कर रहे हैं और हम कितने कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ें करने में। जी। अच्छा, एक सवाल जो मेरा पर्सनल भी है और मुझे लगता है कई सारे लोगों का होगा, अगर हमारे देश में सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उन्हें लेने में भी हमें कई बार रिश्वत देना या ऐसी चीज़ें पढ़ना के बीच में पढ़ना पड़ता है। सो क्या ऐसे कोई लॉज या ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम गवर्नमेंट किसी ऑफिसर या गवर्नमेंट किसी ऑफिस के खिलाफ शिकायत कर सके अगर हम परेशान हो रहे हैं, अगर हमें नहीं मिल रहा है हमारा राइट, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है? तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो है ही, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल की तरफ से अगर कोई भी करप्ट एक्ट है, पर प्रॉब्लम लॉ में नहीं है श्रुति। फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लग रहा है कि 500 रुपये देकर ये हो जाएगा, तो क्या आप कंप्लेन करके 6 महीने अपने बर्बाद करेंगे कि अच्छा अब डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो ये करेंगे। इट्स जस्ट कि कन्वीनियंट क्या है, एंड कन्वीनियंस इज़ फॉर द पीपल हु हैव मनी। इट्स लाइक प्रिविलेज, कि अगर जो चीज़ मुझे लग रहा है अगर मैं 500 रुपये दे सकती हूँ, मेरा काम 5 मिनट में हो रहा है, शायद मैं 5 घंटे ना खड़ी हूँ उसी के लिए, वही मेरा प्रिविलेज है। वही प्रॉब्लम आ जाती है फिर करप्शन को लेके, कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं करप्शन उनके लिए थोड़ी, उनके लिए तो कन्वीनियंस है। तो जो नहीं कर सकते उनके लिए इट बिकम्स करप्शन। एंड हाँ, इट्स ट्रू। एंड सरकारी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में, जैसे अगर हम दिल्ली सरकार की स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, पर उनको एक्सेस करना काफ़ी ट्रिकी है। जैसे श्रम कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया। अब लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाना होता है, फिर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है, आपको अपनी आईडी अपलोड करनी होती है एक 100 KB के PDF में, आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है। और ये एक फैसिलिटी एक मज़दूर के लिए, एक लेबर के लिए, तो कहाँ से करेंगे? वो जाएंगे साइबर कैफ़े, वो देंगे फालतू पैसे, शायद काम हो शायद ना हो, फिर से जाएंगे। क्योंकि जिसको एक्सेस करना है, अगर उस इमीडिएट एक्सेस अगर इनडायरेक्ट बन जाता है, तो फिर ही करप्शन जैसी चीज़ें होंगी। एक इनकी हेल्पलाइन भी आई थिंक 1416 या कुछ, जिसमें आप कॉल करिए तो वो लेबर डिपार्टमेंट वाले आके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके जाएंगे। बट वही है कि कम नॉलेज है उसके बारे में भी। हम ट्राई करते हैं कि जितने लोग का हमारे थ्रू हो जाए, पैन कार्ड, लेबर कार्ड, राशन के लिए अप्लाई करना, जो भी स्कीम्स हैं, पर उन्हें एक्सेस करना। अदरवाइज आई थिंक देयर नीड्स टू बी समथिंग मोर, कुछ जैसे स्कूल्स में होता है रिपब्लिक डे, 3 छुट्टियां तो हमारी हैं ही, अगर उन 3 भी हर सरकारी स्कूल आधार कार्ड कैंप लगा ले, या लेबर कार्ड या राशन कार्ड ऐसे ही कैंप लगा ले, आई थिंक ओवरऑल NCR में सबका जो सोशल बेनिफिट स्टेटस है बेटर हो जाएगा। जी। अच्छा, आप लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या कभी कोई ऐसा केस आया है जिसने आपको परेशान कर दिया हो? अरे ये तो मैं हाई कोर्ट के लीगल एड के भी पैनल पे हूँ। अच्छा। और वहाँ मैं चूज़ नहीं करती हूँ कि मैं किसका केस देख रही हूँ। तो एक बार एक क्लाइंट ने मुझसे आके बहुत गाली गलौज की है हाई कोर्ट में, क्योंकि उनका केस था अहमदाबाद का, और मैंने उन्हें बोला मैडम आपका केस यहाँ बनता नहीं है, आपको जाना होगा गुजरात हाई कोर्ट। तो उन्होंने पुलिस बुला ली मेरे पे वहाँ से कि कैसी वकील है, इसका लाइसेंस कैंसिल करो, ये झूठ बोल रही है, गुजरात में कोई हाई कोर्ट नहीं है। और हमने ये मैं कैसे प्रूव करूँगी गुजरात में हाई कोर्ट है। बट काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो और लोगों से कॉल करवाते हैं और सीनियर्स से कॉल करवाते हैं, काफ़ी प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स तो होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द। सो आपके लिए सबसे मुश्किल कोई केस ऐसा रहा हो जिसमें आपको लगा हो कि आप मेंटली भी ड्रेन हो रही हैं, आप इमोशनली भी ड्रेन हो रही हैं? मेंटली आई थिंक अब थोड़ा टाइम ऐसा हो गया है कि मैं अपने आप को ट्यून आउट कर पाती हूँ। मैं किसी और की प्रॉब्लम अब इंटरनलाइज नहीं करती हूँ, मतलब है एम्पैथी, पर मेंटली उतना आई ट्राई नॉट टू गेट बॉदर्ड। पर
अनॉय करने वाले क्लाइंट्स बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं कुछ क्लाइंट्स, लीगल एडवाइस उन्हें फॉलो नहीं करनी है, फिर उनका केस ख़राब हो जाए तो ब्लेम डालने के लिए। एंड काफ़ी लिटिगेंट्स, स्पेशली नॉट टू स्टीरियोटाइप बट आई सी मैट्रिमोनियल केसेस में काफ़ी लिटिगेंट्स अटक जाते हैं इस बात पे कि अगर केस ख़त्म तो लाइफ ख़त्म, तो केस नहीं ख़त्म होने देते। So they will keep hanging on to it, they will not come, they will keep taking dates, and eventually when the case gets dismissed, then वो आके कंप्लेन करते कि आपकी वजह से हुआ। हम लाइक चलो फिर ठीक है, मेरी वजह से हुआ है। तो है ऐसे बहुत सारी, बट ठीक है, as long as good work is happening, part and pass। सो आपने मैट्रिमोनियल केसेस की बात की, जब मैट्रिमोनियल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अब डिवोर्स रेट बढ़ गया है काफ़ी। सो एक पिछले समय में एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था, आई डोंट नो उसका डेटा कितना सही है, पर उसमें ये लिखा हुआ था कि पिछले 10 सालों में 21% तक बढ़त हुई है डिवोर्स रेट्स। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, मतलब आप सोचिए, सॉरी मैंने आपने एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग। मतलब मैं इतनी दुखी शादियाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ही डिवोर्स हो रहा है, मतलब मेरा काम नहीं। आई सी सो मैनी अनहैप्पी मैरिजेस जो मुझे लगता है कि अगर आपने 10 साल पहले एक दूसरे को डिवोर्स दे के आगे बढ़ गए होते तो आप, बहुत लोग अपना 30s बर्बाद कर रहे हैं बस एक दूसरे को सबक सिखाने में या एक दूसरे को जेल भेजने में, बस इन्हीं सब चीज़ों में। जी। सो अगर मैं लॉ के हिसाब से देखूँ तो डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? डिवोर्स के ग्राउंड्स हमारे काफ़ी क्लियर हैं, कुछ बेसिक है। एडल्ट्री हो गया, क्रूअल्टी हो गया, डिजर्शन, कोई अगर आपको 2 साल से ज़्यादा छोड़ के चला गया है, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, कोई वेनिनल डिजीज़ है, इम्पोटेंसी, काफ़ी केसेस है। पर मेजॉरिटी आपके जो केसेस आएंगे वो आएंगे क्रूअल्टी पे और डिजर्शन पे, कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है और मुझे छोड़ के चले गए। ये हस्बैंड की तरफ से और वाइफ की तरफ से होगा कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है और मुझे घर छोड़ना पड़ा है, और इसमें जीवन चला जाता है 10 साल आगे। तो मोस्टली जो ग्राउंड्स हैं वो इसी के अराउंड होते हैं, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन। सो डिवोर्स की आपने बात कर ली, तो एलिमनी एज पर लॉ क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एलिमनी डिनाई हो सकती है? अगर इनकम स्टेटस रिलेटिवली सिमिलर है, अगर एजुकेशन बैकग्राउंड रिलेटिवली सिमिलर है, अगर कहा नहीं जा सकता है कि इस महिला की ज़िंदगी बहुत बद से बदतर हो जाएगी अगर उन्हें खर्चा या एलिमनी या कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, तो दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट कंडक्ट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर कोई बिना किसी रीज़न के शादी से अबैंडन करके चले जाते हैं, डिजर्शन होता है, या एडल्ट्री का केस है, बाइगैमी का केस है, तो उसमें देन इट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉट योर फाइनेंशियल स्टेटस बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट में अंडरस्टैंड इज जस्टिस, कि आपके साथ इतने वैल्यू का ट्रॉमा लग रहा है तो हम आपको इतना घाट करते हैं। ओके। अभी कोर्ट का एक जजमेंट आया सेम सेक्स मैरिज पे, सो ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो अब मिलने लगेंगे LGBTQA कम्युनिटी को? आई थिंक जब नवतेज वाली जजमेंट आई थी तब भी हम काफ़ी एक्साइटेड थे, पर आई थिंक ये ऐसी एक जजमेंट है कि प्रैक्टिकली देखते हैं अगर कुछ भी मिलता है कि नहीं, बिकॉज मोस्टली वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मोस्टली देखा जाए तो अगर क्वेश्चन था will we get this, the answer is not from us, in simple terms. Whether we will get it from someone else, we will find out. तो क्या हम practically क्या क्या चीज़ें होती हैं, we'll see how that changes. तो क्या आपके हिसाब से भी ऐसा कुछ है जो राइट इमीडिएटली मिलना चाहिए, भले ही सेम सेक्स मैरिज अभी नहीं लागू हो रहा है, बट इमीडिएटली LGBTQA कम्युनिटी को ऐसा कोई राइट जो मिलना चाहिए? आई थिंक बहुत सारे राइट्स हैं। आई थिंक मतलब इमीडिएटली तो मैं नहीं कह पाऊंगी, बट आई डू थिंक दैट मैरिज इज़ अ पर्सनल चॉइस एंड द स्टेट कांट हैव मोर involvement in your marriage than 2 people, but it seems like the state is having more sort of say in what's happening. तो वो तो डेफिनेटली, बट बाकी सब उसी से ही आता है ना श्रुति। आपको अगर बच्चा अडॉप्ट करना है, या आपको प्रॉपर्टी लेनी है साथ में, या whatever other things that tie you together as a couple, if you're not able to do a lot of them just because the courts don't like, you know, the genders, or they're waiting for the parliament to do something, or well, जो भी issues हैं, तो I think we are already very late in, you know, giving these basic rights. ये तो basic है, मतलब if you think on the bottom of it, you're saying कि आप नहीं choose कर सकते आपको किससे शादी करनी है. Basically that's what we are saying. Yeah. It's just sad. Yeah, it's sad.
सो इट्स एक्चुअली सैड, मतलब जजमेंट के कई लोग, मतलब मैंने ये भी पढ़ा है कि यू कैन नॉट इवन हैव द हेल्थ इंश्योरेंस. Yes, so anything, like with live-in couples also, to open a joint bank account also is a big thing. कि कैसे खुले? And then you have to, well, it's a battle. I know a couple of live-in couples जिन्होंने खुलवाया है, and it's not been the smoothest. So हमने लिव इन कपल्स की बात की, तो क्या ऐसे कोई राइट्स हैं लॉ में जो लिव इन कपल्स को मिल सकते हैं? देखिए, एज सच लिव इन कपल्स स्पेशली नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है वो होगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैलिमनी व्हिच बेसिकली सेज इफ अ लिव इन कपल सेपरेट्स सम एलिमनी, मतलब इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. सो सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन है, आई वुडंट से एनकरेजमेंट है, बट एक्सेप्टेंस तो है. एक्सेप्टेंस है. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो ना, क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं कि अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो आपको कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा इवन दो आप 10 साल से साथ में रह रहे हैं, अनलेस आपने शादी की होती है. सो दैट्स ऑल्सो अनफेयर. सो द लॉ इज वेरी क्लियर कि अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, डजंट से हस्बैंड होना चाहिए या शादी होनी चाहिए. ओके, सो ये केस टू केस डिफर भी कर सकता है कि अगर आप किस तरह का जजमेंट होता है वो केस टू केस डिफर भी कर सकता है. हाँ ना, वो तो लिव इन आई थिंक काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, किस रिलेशनशिप को लिव इन माना जाए, तो वो पैरामीटर्स आई थिंक दैट इज स्टिल वाइडली सब्जेक्टिव. बट अभी कम से कम ये है कि ट्रांस जो है उनके जो राइट्स हैं इस जजमेंट के बाद, दैट शुड गेट पॉजिटिवली अफेक्टेड बिकॉज इट डजंट, इट्स इंक्लूडेड इन मैन एंड वुमन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. जो वो कह रहे हैं कि उसमें मैन और वुमन की डेफिनेशन में ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन भी आएगा. सो मे बी दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप, बट आई थिंक इट्स टू सून टू टेल. आई थिंक लगेंगे हमें 3-4 साल समझने में कि कुछ मिला है हमें या कुछ नहीं मिला है. सो एक बस छोटा सा सवाल स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर, क्या ऐसा है कि कोर्ट मैरिजेस सारी स्पेशल मैरिज एक्ट में के थ्रू ही होती हैं, और होती हैं तो इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, मेरा फ़ायदा तो ये था कि मेरा बहुत टाइम बच गया. मेरी स्पेशल मैरिज में हमने की है शादी, और बहुत टाइम, और इनफैक्ट मेरी शादी कोविड के बीच में हुई थी. एंड हमने रिलेटिव से बस वीडियो कॉल पे बात की थी. उसमें हमें लग रहा था कि इतनी देर तक कैसे मुँह. तो एक तो सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम, टेंशन, पैसा, पूरा ये लोगों को देखना होता है कि एक शादी में कोई ना कोई मुंह फुला के बैठा, वो सब आपका चला जाता है दिमाग से. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. बट द रीज़न फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट इज़ इफ देयर इज़ एन इंटर फेथ मैरिज, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए. एंड कन्वीनियंट है कि आपको उसके बाद स्पेशली अलग से रजिस्टर नहीं कराना होता. अगर आप अलग से शादी कर रहे हैं मंदिर मस्जिद कहीं पे भी, तो आपको रजिस्टर तो कराना ही होगा. सो दैट इज़ देयर. बट उसमें भी अभी काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि क्यों एडवर्टिजमेंट लगे, क्यों एक नोटिस लगे कि ये फलाना लोग शादी करने आए हैं, व्हाट्स द रीज़न, विच हैज़ बोथ साइड्स टू इट. कि हाँ, आपकी प्राइवेसी तो वायलेट हो रही है कि आपने जाके इश्तिहार लगा दिया है कि ये शादी कर रहे हैं. बट दूसरा ये भी है दैट मान लीजिए किसी और ने शादी की हो या फरार हो या भाग गए हो या जो भी हो, पता नहीं कौन आके नोटिस चेक कर रहा है. बट द आइडिया इज दैट टू कीप अ चेक दैट नो वंस हु इज नॉट सपोज्ड टू गेट मैरिड गेट्स मैरिड अंडर दिस एक्ट. सो मिशिका, बहुत अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा सेशन रहा है. ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? फ्री लीगल एजुकेशन मेरा फेवरेट पॉइंट है, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानने की. उसके अलावा आई थिंक देयर इज़ अ नीड अब सोसाइटी में कि लोग अपने आप को खुद एजुकेट करें लीगली. मोस्टली लोग कोई लीगल एजुकेशन है नहीं, आपको स्कूल में नहीं बताया जाएगा. आपको बता देंगे ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, क्लास 6 में आपने वो पढ़ लिया, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 2-4 अमेंडमेंट. बट यू नॉट टॉट कि हर रोल के साथ आपके क्या राइट्स, एज अ स्कूल स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ वुमन हु इज़ वर्किंग, as a wife, as a daughter-in-law, you have rights as every kind of role you don. अगर आप किसी के एम्प्लॉयर हैं, आपके अलग राइट्स हैं, आप किसी के एम्प्लॉई हैं, आपके अलग राइट्स हैं. बट वो लीगल एजुकेशन इट सीम्स लाइक बहुत छुपा के रखी हुई है. सो आई थिंक दैट्स द वन थिंग आई लाइक टू लीव पीपल विद, ट्राई टू नो मोर अबाउट द लॉ. यू विल जस्ट गेट सरप्राइज्ड. मतलब मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ कि कितने लोग को द फ्री लीगल एजुकेशन दिन पर नहीं पता है. एंड बिकॉज आई स्टडीड लॉ, तो मुझे लगता है ये तो बेसिक है पर नहीं है, तो वो थोड़ा ज़रूरी है कि हम थोड़ा फोकस करें अपनी लीगल राइट्स पे. इट विल बी अ नाइस सोसाइटी इफ वी नो कि क्या हमारे राइट्स. थैंक यू सो मच मिशिका हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो ये थी मिशिका जो हमें कई सारे लॉज के बारे में बता रही थी.
फ्री लीगल एड के बारे में मुझे भी नहीं पता था। आई डोंट नो इफ़ आपको पता हो या ना पता हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हैं जिसके लिए आपको कोर्ट केस या पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो किसी लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। शक्ति रूपेण संस्तता सीरीज़ में हम आपको ऐसी ही अन्य महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से।